हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियोस एक्सेसिबल। क्विकली कंफर्म कर देंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सो एग्जाम टाइम इस रिवीजन क्लास में हमारा डिस्कशन रहेगा जेआईबी के रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट पेपर को लेकर के, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इनका बेस जो है वो है पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस प्लस वो क्वेश्चन जिनके पूछे जाने की अदरवाइज पॉसिबिलिटीज हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं। पूरे सेशन को अच्छे से करिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे नोट कर लें पॉइंट्स को, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम। तो चलें शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। फॉर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी स्टाफ शुड बी पोजेसिंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड्स। तो अगर हमने किसी सर्विस को डिलीवर करना है और वो भी एफिशिएंटली, तो जो हमारा स्टाफ है वो पोजेस करता हो इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड्स। ये हमारे ऑप्शंस हैं, रादर स्टेटमेंट्स हैं, और नीचे हमारी ऑप्शंस हैं। तो आंसर हमने यहां से देना है। सो यहां से देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स होने चाहिए हमारे स्टाफ के, ताकि हम एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी कर पाएं। सो सभी ट्रेड्स को, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को केयरफुली रीड करिए और फिर जो आंसर आपको अप्रोप्रिएट लगता है वो प्रोवाइड करें। सो जो स्टूडेंट इसके रिकॉर्डेड वर्जन को वॉच कर रहे हैं वो अपनी कॉपी में आंसर को नोट करेंगे, और जो लाइव वॉच कर रहे हैं वो चैट बॉक्स में अपने आंसर को टाइप कर देंगे। चलिए सभी ट्रेड्स को एक एक करके देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्रॉस सेलिंग, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स कस्टमरों को ऑफर करना। ओके। पोस्ट सेल्स सर्विस फॉलोअप करना, दिस इज ऑल्सो डन। अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट फीचर, तो जब तक हम प्रोडक्ट फीचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, सो दिस ऑल्सो इज। सो दिस मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Question number 2. In a consortium account, the action under SARFAESI Act 2002 can be initiated if banks holding what % of share by value give their consent. SARFAESI Act में एक्शन क्या होता है? सो ब्रॉडली SARFAESI एक्शन में एक्ट होता है कि हमने किसी अकाउंट के जो हमारे पास अवेलेबल सिक्योरिटी है तो उसको हमने सेल करना है, यानी हम अपने राइट को एनफोर्स करते हैं। तो इस पर्पस के लिए, क्योंकि कंसोर्टियम है तो ऐसा हो सकता है कंसोर्टियम, क्योंकि एक से ज्यादा बैंक्स रहते हैं, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, तो हो सकता है बैंक ए एग्री कर रहा हो, बैंक सी एग्री कर रहा हो, लेकिन बैंक बी एग्री ना कर रहा हो। तो इस केस में जो मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स हैं वो अगर डिसाइड करते हैं एक्शन, तो जो बैंक एग्री नहीं करते वो भी उनको इन लाइन फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन है वैल्यू के हिसाब से मेजॉरिटी। तो वैल्यू मीन्स जो हमारा लोन आउटस्टैंडिंग है, हमारा लोन है, उसके शेयर के हिसाब से। तो मेजॉरिटी कितने परसेंट है? ये 51% है, 60% है, 75% है, या 100% है? तो व्हाट इज मेंट बाय दिस मेजॉरिटी? तो ये सारे के सारे मेजॉरिटी हैं। 51% इज मेजॉरिटी, 60% इज मेजॉरिटी, 75 इज मेजॉरिटी, एंड 100 तो ऑफ कोर्स पूरे का पूरा हो गया है। तो ऑप्शन बी 60% बाय वैल्यू ऑफ शेयर बाय वैल्यू ऑफ लोन अमाउंट। जिन बैंकों का, अगर इसमें बैंक ए एंड बैंक सी दोनों का टोटल में 60% या उससे ज़्यादा है,
तो जो भी एक्शन ये इनिशिएट करेंगे तो तीसरे बैंक को दे हैव टू फॉल इन लाइन विद। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर सम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज ग्रुप। तो इंटरनल सोर्स ग्रुप हो सकते हैं, इंटरनल सोर्स ग्रुप हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। तो व्हाट आर सम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जो इस ग्रुप को रिलेट करते हो, एक्सटर्नल सोर्सेज ग्रुप को रिलेट करते हो। तो ये हमारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं। तो यहाँ से हमने आंसर देना है। सो हमारे आंसर के लिए हमने यहाँ से यूज़ करना है। तो ये सोर्सेज को आप इवेल्युएट कर लीजिए। सो करिए इवेल्युएट इनको। एक्सटर्नल सोर्स ग्रुप मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है? ट्रेड जर्नल्स, ये तो एक्सटर्नल है, नो डाउट अबाउट इट। सेल्स रिपोर्ट, ये इंटरनल है। न्यूज़पेपर्स एक्सटर्नल हैं, तो ये हो गया, ये हो गया। इंटरनल डेटाबेस, ये भी इंटरनल है। तो दिस मीन ए एंड सी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट एंड मैनेज फंड्स इन ए म्यूचुअल फंड। सो किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फंड्स कलेक्ट करेगा और फिर उनको मैनेज करेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेबी की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसेट मैनेजर कंपनी की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड की। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फंड्स को कलेक्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में और मैनेज करना है उनको? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? So SEBI has nothing to do with this. RBI also has nothing to do with. Depository service, they also have nothing to do with this. So it is asset management company which is engaged by the mutual fund. तो हर एक म्यूचुअल फंड एंगेज करता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, जो फंड्स को कलेक्ट करती है, जो फंड्स को मैनेज करती है। क्वेश्चन 5, Which method of open land valuation? ओपन लैंड वैल्यूएशन का मेथड हमने देखना है। इज एप्लीकेबल टू ए लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड जिसकी डेप्थ ज़्यादा है और फ्रंटेज उसका कम है, यानी कुछ इस प्रकार का वो प्लॉट बन गया। तो यहाँ पे रोड है तो फ्रंट उसका कम है, तो डेप्थ उसके अंदर को ज़्यादा है। तो इसके लिए कौन सा मेथड एप्लीकेबल बनता है? जोनिंग मेथड, बेल्टिंग मेथड, ग्रिड मेथड या क्लस्टर मेथड? तो इट इज ओपन लैंड जिसका फ्रंट लेसर है, जिसका डेप्थ ग्रेटर है, लाइक दिस। तो इसके लिए कौन सा मेथड एप्लीकेबल बनेगा फॉर वैल्यूएशन ऑफ दिस ओपन लैंड? क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रकार की लैंड के लिए हम बेल्टिंग मेथड को यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ बेल्टिंग मेथड यूज होता है। नंबर 6, व्हाट हैज़ बीन चेंज इन द अप्रोच ऑफ बैंक्स इन रिसेंट ईयर्स? तो बिजनेस के प्रति बैंकों की जो अप्रोच है रिसेंट ईयर्स में, तो उसमें क्या चेंज आया है? ये हमारे ऑप्शंस हैं। सो देखिए कौन सा चेंज हमें लगता है कि पहले हम बिजनेस किस प्रकार से करते थे और अब हम बिजनेस किस प्रकार से करते हैं। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसमें कौन सा बनता है? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, मूविंग फ्रॉम प्रोडक्ट सेंटरिंग अप्रोच टू कस्टमर सेंटरिंग अप्रोच, एम्फेसिस ऑन रूरल बैंकिंग।
तो हमारी अप्रोच में रिसेंट ईयर्स में क्या चेंज आया है। तो चेंज हमारा ब्रॉडर जो आया कि पहले हम प्रोडक्ट सेंट्रिक थे, यानी जो कुछ हमारे पास था हम प्रोडक्ट्स बनाते थे वही बेचने की कोशिश करते हैं। अब हम कस्टमर सेंट्रिक हो गए हैं, हम वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसको जरूरत कस्टमर को है जिसकी। तो दिस इज द बेसिक चेंज। सो वी हैव मूव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच टू कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपके बहुत ही काम की एक बात है हमारी वेबसाइट JIBCIBonline.com JIB एग्ज़ाम के लिए चारों पेपर्स के लिए 10 मॉक टेस्ट ईच, 10-10 मॉक टेस्ट आपको फ्री अवेलेबल हैं। तो दीज आर फ्री। हमारी वेबसाइट लॉगिन करेंगे, ऑनलाइन है ये, रियल टाइम बेसिस के ऊपर आपको ये अवेलेबल है, जिससे आपका पेपर में जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। जब आप टेस्ट सबमिट करेंगे फॉर इवैल्यूएशन तो आपको बताया जाएगा कौन सा आपका आंसर करेक्ट है और कौन सा आपका रॉन्ग है और जो रॉन्ग है उसका करेक्ट आंसर कौन सा है ये भी बताया जाएगा। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। लेकिन अगर आप पूरे क्वेश्चन बैंक को अच्छे से करना चाहते हैं जिसमें आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज इंप्रूव करती हैं, तो पहले आप हमारे वीडियो लेसन को यूज़ करके अपना रिवीजन करिए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए हमारे PDF क्वेश्चन बैंक से। ये वेबसाइट हमारा डिफरेंट है इन दोनों वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए भी जा सकते हैं। तो डेफिनेटली जब आप इसके लिए जाएंगे वीडियो लेसन से रिवीजन करिए, PDF क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करिए एंड देन सर्टनली आपके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आने वाला है तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन रिटेल बैंकिंग विच मल्टीपल कस्टमर ग्रुप आर इंक्लूडेड। रिटेल बैंकिंग में मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स हमारे पास रहते हैं। ये इंडिविजुअल कस्टमर्स के ग्रुप हैं, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के ग्रुप्स हैं, ये लार्ज कॉर्पोरेट्स के ग्रुप्स हैं। हमने बताना है कौन से ग्रुप्स हमें अवेलेबल रहते हैं। सो 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 एंड 1, 2, 3 ऑल तो कौन से ग्रुप्स हमें अवेलेबल रहते हैं? मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स इन रिटेल बैंकिंग। तो कौन कौन से ग्रुप्स अवेलेबल रहते हैं हमें फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग बिजनेस? इसमें इंडिविजुअल कस्टमर ये ग्रुप हो सकता है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज का हो सकता है, लार्ज कॉर्पोरेट जो है वो रिटेल का पार्ट नहीं होते। तो दैट मीन ऑप्शन बी जो ए है जो वो हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हैज़ टू पास थ्रू सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेजेस। को जब भी हमने नया प्रोडक्ट डेवलप करना है तो इसको डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनमें से उसे पास करना है। तो यहाँ पे 6 डिफरेंट स्टेजेस दी हुई हैं। हमने इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है स्टेजेस का, तो वो ऑर्डर हमने बना के देना है। ये हमारे ऑप्शंस हैं। सो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन वाला ऑर्डर हमारा करेक्ट बनता है। सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करेंगे। जनरेटिंग न्यू प्रोडक्ट आइडिया, आइडिया स्क्रीनिंग, बिजनेस एनालिसिस and market analysis, then concept testing, then actual product development, then test marketing and commercialization यानी प्रोडक्ट लॉन्चिंग। तो देखिए इसमें आगे पीछे किए हुए हैं, आपको इसका करेक्ट सीक्वेंस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट सीक्वेंस बना दीजिए इसका।
जनरेटिंग न्यू प्रोडक्ट आइडिया, ये तो सर्टनली नंबर 1 है। फिर आइडिया का स्क्रीनिंग होना है, ये हमारा 2 नंबर हो गया। बिजनेस एनालिसिस एंड मार्केटिंग एनालिसिस है, ये बाद की बात है। कंसेप्ट टेस्टिंग, यस, तो फिर ये आ गया हमारा नंबर 4। और फिर आ गया हमारा बिजनेस एनालिसिस एंड मार्केट एनालिसिस, तो ये हमारा आ गया नंबर 3। फिर एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू हो गया, ये आ गया नंबर 5। और फिर टेस्ट मार्केटिंग और कमर्शियलाइजेशन हो गया नंबर 6। तो ये सीक्वेंस में देखना यहाँ किस ऑप्शन में अवेलेबल है, तो इट इज़ हियर। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस बैंक्स शुड सेटल द क्लेम्स in respect of deceased depositors and release the payments to survivors or nominees within how much period। तो हमें बताना यहाँ पे टाइम लाइन क्या है मैक्सिमम। ये हमारे गिवन ऑप्शंस हैं, देखिए इसमें से कौन सा आंसर आपको लगता है कि वो करेक्ट है। 10 days, 30 days, 15 days या 20 days। Which options appears to be correct? सो डिसीज्ड डिपॉजिटर के केस में आरबीआई की ये डायरेक्शन है कि मैक्सिमम 15 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लीट पेपर्स हमें क्लेम को सेटल करके पेमेंट रिलीज कर देना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 10, द सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टुगेदर with computer science to enable banks to offer better services to its customers in a secure, reliable and affordable manner is known as। तो हमें यहाँ पे बताना है, ये किसी चीज़ का डेफिनेशन दिया हुआ है। द सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज प्लस कंप्यूटर साइंस, यानी 2 चीज़ों का मिश्रण हो गया। एक तो सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन हो गया, सो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होगी, और कंप्यूटर साइंस हो गया। सो टू ऑफर बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स, वो भी एक सिक्योर, रिलायबल एंड अफोर्डेबल मैनर। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो ये कहलवाता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये कहलवाता है बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये कहलवाता है डिजिटल बैंकिंग, ये कहलवाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन बैंकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या आंसर बनता है हमारा? सभी ऑप्शंस को केयरफुली देखिए और फिर आंसर प्रोवाइड करिए। व्हाट इज द आंसर? तो दिस इज कॉल्ड बैंकिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे बैंकों को एनेबल करना है इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर और कंप्यूटर साइंस के बेसिस के ऊपर। तो दिस इज नोन एज बैंकिंग टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट? मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट ये कंसेप्ट यूज होता है सिक्योरिटाइजेशन में। तो MRR इसका पर्पस क्या है? ये ऑप्शन हमें दे रखी है, देखिए इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको लगती है कि अप्रोप्रिएट है? तो यहाँ से हमने आंसर देना है, ये स्टेटमेंट्स हमने रीड करना है पहले, इनका इवेल्युएशन करके फिर यहाँ से हमने आंसर बताना है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट? To ensure originating banks have a continuing stake in the performance of securitized assets। तो ये कॉन्सेप्ट क्या रहता है? कॉन्सेप्ट ये रहता है कि लेट अस से SBI, इसके होम लोन है, ये होम लोन ये सेल कर देता है एक कंपनी को, एक एंटिटी को, जिसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस एंटिटी एज पर आरबीआई डेफिनेशन। और ये कंपनी इसके सिक्योरिटाइज्ड नोट्स यानी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये तैयार करती है और फिर इन्हें वो सेल कर देती है इन्वेस्टर्स को। अगर SBI ने पूरे के पूरे होम लोन बेच दिए और सब कुछ SP ने ले लिया, तो SBI का कोई स्टेक नहीं रहता कि
होम लोन में रिपेमेंट आती है कि नहीं आती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि एसबीआई फॉलो करे कि होम लोन में रीपेमेंट्स आती रहें। तो एसबीआई को इंसिस्ट करता है आरबीआई कि इन सिक्योरिटाइज्ड नोट्स में कुछ मे बी 5% 10% इन्वेस्टमेंट एसबीआई की भी होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट। तो इसका पर्पस क्या है, ताकि ओरिजिनेटिंग बैंक, तो इस केस में एसबीआई है, कंटिन्यू स्टेक होना चाहिए उसका परफॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स। यस, यही तो हमारा पर्पस है। टू रिड्यूस प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स, तो बैंकों का जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, देन अलाउ बैंक्स टू ट्रांसफर लोन्स विदाउट मेंटेनिंग बोरोवर वाइज अकाउंट, ये तो कोई पर्पस ना हुआ। ट्रांसफर स्ट्रेस्ड फाइनेंशियल एसेट टू एआरसीज, तो ये केवल एआरसी को ट्रांसफर नहीं होते, दिस कैन बी ट्रांसफर टू अदर बैंक्स एज वेल। तो ये भी पर्पस बी हो सकता है, टू रिड्यूस प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स, तो बैंकों का प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने के लिए। इनफैक्ट इसमें जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वो ए ही बनता है, तो हम इसके आंसर को ए आंसर बनाएंगे, क्योंकि इससे प्रोविजन रिक्वायरमेंट बैंकों की रिड्यूस कैसे होगी, सिक्योरिटाइजेशन से तो होगी लेकिन एमआरआर से नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट फीचर्स आर कॉमनली इंक्लूडेड इन सीआरएम सॉफ्टवेयर फॉर रिटेल बैंकिंग? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर रिटेल बैंकिंग में, उसके फीचर कौन से हैं जो कॉमनली इंक्लूड होते हैं इस सॉफ्टवेयर में? तो ये हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर हमने इन ऑप्शंस में से ऑप्शन आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 12, सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12? फीचर्स कॉमनली इंक्लूडेड इन सीआरएम सॉफ्टवेयर फॉर रिटेल बैंकिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन, ये तो इंक्लूड होता है, नो डाउट अबाउट इट। सेल्स फॉर ऑटोमेशन, ये भी रहता है। डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरएक्शन, ये जरूरी नहीं है। कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन, ये भी चाहिए, तो ये सारे ऑटोमेशन तो चाहिए। तो दैट मीन ये सही हुआ, ये सही हुआ, ये सही हुआ, सो दैट मीन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बना। क्वेश्चन 13, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लेकर के कुछ स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे दी हुई हैं, हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, ट्रू हैं। सो ये हमारे पास 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ ये हमारे ऑप्शंस हैं, तो हमने इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और फिर इनमें से ऑप्शन को चूज करना है कि कौन कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो सभी ऑप्शन को रीड करिए क्वेश्चन नंबर 13 में एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 13 में? चलिए देखते हैं। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एम्स टू बीट परफॉर्मेंस ऑफ ए मार्केट इंडेक्स बट इन्वॉल्व्स हायर रिस्क। सो एक्टिव पोर्टफोलियो वो हैं जहां जो पोर्टफोलियो मैनेजर, उसका एम होता है कि जो मार्केट इंडेक्स है उसको एक्सीड करना है, उसको बीट करना है, हालांकि उसमें हायर रिस्क इन्वॉल्व रहता है। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पैसिव पोर्टफोलियो aims to replicate index with minimal portfolio churning and low transaction cost। जो पैसिव पोर्टफोलियो है उसमें जो भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स के स्टॉक्स हैं उसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, तो जिसमें लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहती है। दिस ऑल्सो इज करेक्ट। डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अलाउज क्लाइंट्स टू कंट्रोल द पोर्टफोलियो विद गाइडेंस फ्रॉम द मैनेजर। और नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स पोर्टफोलियो मैनेजर मेकिंग ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन विदाउट क्लाइंट इनपुट। तो जो डिस्क्रिशनरी है
उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर अपने लेवल के ऊपर डिसीजन लेता है, क्लाइंट से वो नहीं पूछता है। तो ये बेसिकली डिस्क्रिशनरी है। और दिस वन सी, ये नॉन डिस्क्रिशनरी है। सो सी नॉन डिस्क्रिशनरी है, उसका फीचर है, और डी डिस्क्रिशनरी का फीचर है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है। तो दिस मीन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बनता है। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके फंक्शंस हैं। तो अपने आप में ये 4 अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम परचेज फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन रिपेयर रेजिडेंशियल यूनिट के लिए बोरोर कैन अवेल बेनिफिट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज रीपेमेंट प्रिंसिपल। तो टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है बोरोर को इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी और प्रिंसिपल पेमेंट के लिए भी। टैक्स डिडक्शन ऑन पेमेंट ऑफ होम लोन इंटरेस्ट इज अवेलेबल अंडर विच सेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन, तो वो इनमें से किस सेक्शन को रिलेट करता है? सेक्शन 24 है, सेक्शन 80C है, सेक्शन 80EE है, और या सेक्शन 80D है। तो हमने बताना है वो सेक्शन कौन सा है जो इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं होम लोन के ऊपर, उसके लिए हमें डिडक्शन अवेलेबल है। सो दिस इज सेक्शन 24, 24 नंबर सेक्शन इसको रिलेट करता है, और 80 सेक्शन प्रिंसिपल को रिलेट करता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं, और यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स की ऑप्शंस हैं। तो आंसर हमने यहाँ से देना है। तो सभी स्टेटमेंट्स को रीड करिए केयरफुली और फिर प्रोवाइड करिए जो ब्लैंक्स के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15। रीड करिए सभी स्टेटमेंट्स को, क्या फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं। इन ऑर्डर टू ए सर्टेन वैल्यू ऑफ लैंड फॉर स्टैंप ड्यूटी पर्पस, फॉर प्रॉपर्टी टैक्स पर्पस, फॉर वेल्थ टैक्स पर्पस, गवर्नमेंट क्या पब्लिश करती है फॉर रेलिवेंट पीरियड एंड लोकेशन। तो व्हाट इज पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट गाइडेंस वैल्यू पब्लिश करती है। दूसरा, द मेथड यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ लैंड विद बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे 3 मेथड्स दे रखे हैं, चौथा मेथड आपसे पूछा गया है। कंपैरेटिव मेथड है, रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड है, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन समथिंग, ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एंड वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो यहाँ 3 नंबर में यहाँ पे हमें फिल इन करना है। तो यहाँ पे क्या फिल इन रहेगा? सो वैल्यूएशन बेस्ड ऑन व्हाट? तो दिस इज वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। नंबर 3, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जनरली अडॉप्ट्स विच मेथड फॉर एस्टिमेटिंग वैल्यू ऑफ लैंड विद बिल्डिंग। जो टाउन प्लानिंग है वो आमतौर के ऊपर किस मेथड को यूज करता है? वो यूज करता है कंपैरेटिव मेथड को। इन केसेस ऑफ प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड फॉर कंडक्टिंग अ ट्रेड और बिजनेस, द वैल्यूएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ व्हाट? तो दिस इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट। तो अगर हम इसको देखते हैं तो फिर हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट बनता है। गाइडेंस वैल्यू, प्रॉफिट्स, कंपैरेटिव एंड नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 16, क्लास रिटेल बैंकिंग रिप्रेजेंट्स व्हाट? तो एक है मास रिटेल बैंकिंग, एक होता है क्लास रिटेल बैंकिंग। सो क्लास रिटेल बैंकिंग क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू स्मॉल बिजनेस, ऑफरिंग बेसिक बैंकिंग सर्विस टू वाइड कस्टमर बेस, ऑफरिंग कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टारगेटेड निश कस्टमर सेगमेंट दैट इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, या फोकसिंग ऑन मिडल इनकम कस्टमर्स।
क्लास रिटेल बैंकिंग, उसका डेफिनेशन इनमें से कौन सा है? यही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16? तो यहाँ पे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनको कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करना, उनको हम निश कस्टमर मार्केट या निश कस्टमर सेगमेंट भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बनता है। नंबर 17, व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट स्प्रेड? तो एक टर्म आता है इंटरेस्ट स्प्रेड, चाहे हम वो ईबीएलआर की बात करें या एमसीएलआर की बात करें। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट परसेंट रिसीव्ड ऑन एसेट्स एंड इंटरेस्ट परसेंट पेड ऑन द लाइबिलिटीज। टोटल इंटरेस्ट अर्नड बाय द बैंक, टोटल इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरेस्ट अर्नड एंड टोटल इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। हमने बात करना है इंटरेस्ट स्प्रेड हम किसको कहते हैं? इंटरेस्ट स्प्रेड। सो इंटरेस्ट स्प्रेड जो है वो डिफरेंस होता है बिटवीन इंटरेस्ट ऑन एसेट्स एंड इंटरेस्ट ऑन लाइबिलिटीज। इंटरेस्ट ऑन एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन लाइबिलिटीज, ये परसेंटेज टर्म में भी रिफ्लेक्ट होता है, ये अमाउंट वाइज भी रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे अमाउंट वाइज है डी के अंदर और यहाँ परसेंटेज में है। तो जब हम स्प्रेड की बात करते हैं, स्प्रेड इज ऑलवेज शोन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जिसको हम बेसिस पॉइंट्स भी कहते हैं। तो दिस मीन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बनता है। तो यहाँ ए और डी में जो डिफरेंस है, तो डी अमाउंट है पूरा और यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंस है। जो परसेंटेज का डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट स्प्रेड। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज टिपिकली बिल्ड स्कोर्स यूजिंग 3 हिस्टोरिकल डेटा फाइल्स। जो CICs हैं वो स्कोर कैसे बिल्ड करते हैं? वो 3 हिस्टोरिकल डेटा फाइल्स को यूज करती हैं। वो फाइल्स कौन कौन सी हैं? एक है डिफॉल्ट ऑन प्रीवियस क्रेडिट सैंक्शन बाय द बोरोअर्स, दूसरा पेमेंट बिहेवियर या पेमेंट हिस्ट्री, तीसरी फाइल कौन सी है? तो ये हमने बताना है। स्कोर बिल्ड करने के लिए CIC इन 3 फाइल्स को यूज करती हैं। सो तीसरी फाइल क्रेडिट लिमिट है, अकाउंट बैलेंसेस हैं, प्रीवियस सर्च और इंक्वायरीज हैं, कोलैटरल इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द आंसर? सो तीसरी फाइल क्रेडिट लिमिट्स है, नो। अकाउंट बैलेंस है, नो। कोलैटरल इंफॉर्मेशन है, नो। ये है प्रीवियस सर्चेज एंड इंक्वायरीज, कितने लोगों ने प्रीवियसली उस अकाउंट को, उस फाइल को सर्च किया। तो एक डिफॉल्ट रिकॉर्ड हो गया, एक पेमेंट हिस्ट्री या पेमेंट बिहेवियर हो गया, और तीसरा उस पर्टिकुलर अकाउंट को कितने बार सर्च किया गया। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द पेमेंट इंस्ट्रूमेंट विच फैसिलिटेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, remittance facilities etc. against value stored on such instrument is called। सो वो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो फैसिलिटेट करता है गुड्स को परचेज करना या सर्विसेज को परचेज करना, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज भी इंक्लूडिंग है, रिमिटेंसेज भी इन्वॉल्व हैं, अगेंस्ट वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड इन सच इंस्ट्रूमेंट। तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? व्हाट दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड? सो वो इंस्ट्रूमेंट कहलवाता है क्रेडिट कार्ड, वो कहलवाता है डेबिट कार्ड, वो कहलवाता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, या वो कहलवाता है चार्ज कार्ड। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द आंसर? सो व्हाट इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहते हैं इसको? सो इट इज कॉल्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट।
एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, हमारी वेबसाइट jibcibonline.com, इसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑन रियल टाइम बेसिस। इसका बेनिफिट लीजिए और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल लगा, इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, तो इसे लाइक इमीडिएटली कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमारे चैनल को उससे स्ट्रेंथ मिलती है। अगर हो सके इसके वीडियो के लिंक को शेयर कर दें अपने सोशल मीडिया अकाउंट में। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर पुश कर देना, ताकि आपको सारे हमारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम अवेलेबल होते रहें। तो कर दीजिए ये काम, लाइक कर दीजिए इमीडिएटली। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पुश नहीं किया तो बेल आइकन को पुश कर दें। तो यू विल हेल्प मैनी स्टूडेंट्स, यू विल ऑल्सो हेल्प आवर चैनल। तो आपके लिए ये फ्री है, लेकिन हमारी वैल्यू ऐड होती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज नेम ऑफ द क्लोज्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क विच इज नेशन वाइड कम्युनिकेशन बैकबोन फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। सो एक क्लोज्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क है और वो नेशन वाइड कम्युनिकेशन बैकबोन है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की। हमें बताना है उसका नाम क्या है। तो ये है NEFT, ये है इन्फिनेट, ये है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, ये है NPCI। तो वो नेशन वाइड कम्युनिकेशन बैकबोन फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर कौन सा है वो? क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए? सो इसके लिए हम कहेंगे कि ये है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, इन्फिनेट, जिसको IDRBT, जो RBI की एक संस्था है, वो इसको ऑपरेट करती है। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। इस प्रकार के और सेशंस हम करने वाले हैं, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और साथ में बेल आइकन को पुश कर रखा है। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को पुश करेंगे तो आप फ्री में पुश कर सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल की वैल्यू को वो इम्प्रूव करता है। तो चलिए अब इस लेसन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।